गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 1 अगस्त और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो का एक पीडीएफ का लिंक जो है क्विज का लिंक बनाता हूं मैं, वहां पर मैं अपलोड करता हूं। तो आप लोग वहां जाकर क्विज दे सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको और बढ़ा सकते हैं और आपने कितना सीखा है ये आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है कि हाल ही में किस डोमेस्टिक क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट यानी कि संन्यास ले लिया है? तो ये रजत भाटिया जी ने ले लिया है। रजत भाटिया की इस समय एज की बात करें तो ये 40 साल के हैं और ये तमिलनाडु और दिल्ली की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इनके आईपीएल की। देखो आईपीएल में ये बहुत सारी टीमों से खेले हैं। आईपीएल में ये दिल्ली की टीम से भी खेले हैं, कोलकाता की टीम से भी खेले, राजस्थान की टीम से भी खेले और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम से भी खेले हैं, जो कि 2018 तक थी, 2016 से 18 तक थी। ठीक है, और अगर हम बात करें देखो बाकी की, मनोज तिवारी ये बंगाल की तरफ से खेलते हैं, नवदीप सैनी ये इंडिया की तरफ से अभी खेल रहे हैं, भारत के तेज गेंदबाज की लिस्ट में शामिल है। बाकी अगर बात करें काजी अनिक असलाम की, तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन पर 2 साल के लिए बैन लगाया गया है डोप टेस्ट में फेल होने के बाद। ठीक है, रजत भाटिया ये एक ऑलराउंडर थे, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, भारत की तरफ से ये नहीं खेल पाए। ये है रजत भाटिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल करने पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो ये इजिप्ट ने सुनाई है। इजिप्ट में हुआ क्या, देखो 2 महिलाओं को, मतलब 5 महिलाओं को 2 साल की सजा इसलिए सुनाई गई, सिर्फ टिकटॉक इस्तेमाल करने पर नहीं, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट की जो कि समाज के हित में नहीं थी, यानी कि समाज और सोसाइटी का माहौल खराब करने वाली थी। इस तरीके की वीडियोस इन्होंने पोस्ट की जो कि मतलब लोगों को भड़का सकती हैं दंगे फसाद के लिए। तो इसीलिए वहाँ की जो सरकार है इनको अरेस्ट कर लिया और इनको 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ इनके ऊपर 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अगर भारतीय करेंसी में अगर मैं ट्रांसफर करूं तो लगभग 14 लाख रुपए के आसपास का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत में तो टिकटॉक बैन हो चुका है। भारत ने 59 ऐप्स को बैन किया था जिसमें टिकटॉक भी इंक्लूड था, तो भारत में टिकटॉक नहीं चलता, लेकिन इजिप्ट में ये इस तरीके की एक घटना हुई है जिसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो इजिप्ट की बात हुई तो कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये एक अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका एशिया, देखो आप लोगों को कई बार पूछ लिया जाता है कि इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट में आता है, जैसे हिंदी में मिस्र कहते हैं, तो ये अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो अब्देल फत्तह अल सीसी ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में टाइगर सेंसस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा हमारे जारी की गई है। अब ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने अभी टाइगर सेंसस 2020 जारी किया है, जिसके अनुसार देखो भारत में दुनिया में जितने भी जगह पर टाइगर पाए जाते हैं उसकी 70% आबादी भारत में मौजूद है। भारत में भी अगर हम पूछें सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड है। तीसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि इस तरीके से आप लोगों से कई बार पूछ लिया था। और अगर मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि इंटरनेशनल बाघ दिवस यानी कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को मैंने कल ही पढ़ाया था, वैसे तो मैंने आप लोगों को कल भी रिवाइज करवाया था, ये कि 2018 में जो टाइगर के ऊपर जो सर्वेक्षण हुआ था ना, जो इनका सर्वे हुआ था, उसको गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर किया गया था। तो इस चीज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि इंडिया में गोल्डन बाघ, ठीक है, गोल्डन बाघ इंडिया में कहां पर देखा गया है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो हाल ही में बॉलीवुड की एक बहुचर्चित अभिनेत्री इनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कुमकुम। ये 80s और 90s के टाइम की हीरोइन है, इनका नाम है कुमकुम। अगर इनके ये रियल नेम की बात करें तो ये तो इनका सिनेमा पर नाम था, इनका जो रियल नेम था वो था ज़ेबीनुसा। ठीक है, तो ये इनका नाम था ज़ेबीनुसा। ठीक है, और इन्होंने 100 से भी ज़्यादा मतलब भारत हिंदी सिनेमा में काम किया है, 100 से ज़्यादा मूवीज़ की हैं जो कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में है, हिंदी में है, भोजपुरी में भी काम किया है इन्होंने। इनकी जो फेमस मूवीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने मदर इंडिया, कोहिनूर, गीत, नया दौर, तो ये इनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवीज़ हैं जिनके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो सरोज खान ये कोरियोग्राफर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। परवेज खान ये बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। ये मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था कि ये कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को, और आप लोगों को पता भी होगा। और ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो ये ना इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ देखो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूएन द्वारा मनाया जाता है, इनकी यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। 2011 में से स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। दुनिया में मित्रता का संदेश देने के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि जैसे कलर, जेंडर और धर्म के नाम पर जो कि भेदभाव होता है ना लोगों के साथ, तो उन सबको मिटाने के लिए और एक मित्रता का संदेश देने के लिए कि जितने भी हमारे देश में किसी भी कास्ट, धर्म, जाति, किसी भी तरीके के लोग हैं, सभी आपस में मित्र होने चाहिए और शांति और सद्भावना का परिचय देना चाहिए। तो इसके लिए ये एक यूएन असेंबली ने इसे फॉर्म किया था और हर साल 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शर्टिंग लेप्चा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये लोक संगीतकार थी, यानी कि फोक म्यूजिशियन थी। ठीक है, और बात करें दोस्तों ये कहाँ की थी? तो ये देखो ये ना वेस्ट बंगाल की थी। 1928 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किया है। भारतीय जो लोक म्यूजिक है यानी कि इंडियन जो फोक है उसको लोगों तक पहुंचाने में, फैलाने में, यानी कि 1960 1950 के टाइम की ये बात है। तब भारत में इतना ज़्यादा चलन नहीं था, मतलब लोगों इतने ज़्यादा फोक इससे परिचित नहीं थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, काफ़ी सारे जगह पर ये खुद गई, वहाँ जाकर लोगों को इनके बारे में अवेयर करवाया, उन लोगों को ये सिखाया। और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर इन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसमें ये फोक म्यूजिक बजाती थी। ठीक है ना, और गाती भी थी। ठीक है, तो और इन्हें इनके ये इसी योगदान के लिए मतलब इन्होंने इसी संगीत को जिंदा रखा, इसी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएमएफ ने किस देश को $4.3 बिलियन का कोविड-19 का फंड देने की मंजूरी दी है? तो ये साउथ अफ्रीका को दी है। और देखो एक चीज और बता देता हूँ इससे रिलेटेड में, देखो सबसे बड़ा फंड है जो कि अभी तक का कोरोना वायरस के मतलब कोविड-19 के दौर में जो दिया गया है। आईएमएफ ने बहुत सारे देशों को, बांग्लादेश को, भारत को और भी कई सारे देशों को फंड दिया है, लेकिन ये जो राशि है ना $4.3 बिलियन, ये अब तक की सबसे ज्यादा दी गई राशि है जो कि साउथ अफ्रीका को दी गई है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें देखो जैसे कि ये किसको दिया, ये साउथ अफ्रीका को दी गई। साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका देखो ये मैप में साउथ अफ्रीका ये रहा। ठीक है ना, ये देखो ये है इंडियन ओशन, हिंद महासागर जो है, और ये है अटलांटिक ओशन, तो ये दोनों के बीच में पड़ता है साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, अब कैपिटल की अगर हम बात करें तो देखो इसकी 3 कैपिटल्स है, टोटल मिला के 3 कैपिटल्स है। एक है केप टाउन जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है प्रेटोरिया जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और तीसरी है बोएमफ्रटिंग, तो ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों को याद रखनी है। अगला है करेंसी क्या है इसकी, तो ये साउथ अफ्रीकन रेंड है, इसकी कैपिटल करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखो मॉनिटरी आईएमएफ की भी बात हुई है, तो आईएमएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आईएमएफ ने रिलीज किया ये फंड। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यहाँ की फुल फॉर्म है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूएन का भी तभी हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी अभी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, देखो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, अभी यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी गीता गोपीनाथ, तो ये चीज आप लोग याद रखनी है। ठीक है, गीता गोपीनाथ।
और यहाँ के जो एमडी हैं वो कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिया, ये यहाँ के एमडी हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को आईएमएफ के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस देश को ऋण दिया है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दरअसल देखो इसका नाम ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था 1985 से पहले, 1985 से पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। लेकिन तब के हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया था। लेकिन अभी 2020 में जो अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई है ना, शिक्षा नीति जो अभी लागू की गई है, उसके बाद इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। मतलब बहुत सालों बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है और जिसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं, जिससे कि मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी अच्छा बदलाव और काफ़ी सुदृढ़ और हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव बदलाव और एक अच्छे भविष्य की हम लोग कल्पना कर सकते हैं उसके तहत, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है कि इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जिन लिकन को चुना गया है, ठीक है ना। अब देखो ये ना दोबारा से चुने गए हैं, ठीक है, यानी कि इनको रीअपॉइंट किया गया है। ये पहले से भी यहाँ के प्रेसिडेंट थे और अब इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि ये AIIB क्या होता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसके जो मेंबर्स हैं लगभग 102 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो अशोक लवासा जो है ये ADB के अभी वाइस चेयरमैन बने थे। कैमरन रेनीहार्ट के बारे में बात करो तो ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे। और थेरेसा डेलेपोटे ये अभी विप्रो के CEO बने थे। तो देखो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, उनको भी रिवाइज करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हार्दिक सतीश चंद्र जी को चुना गया है। ये अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, यानी कि PS के रूप में काम करने वाले हैं। अब देखो हार्दिक सतीश चंद्र जी कौन है, ये 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र जी, ये 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बनेंगे। और इस समय ये PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहां पर डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब ये प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाएंगे। और इन्हें इस काम का अनुभव भी है, मतलब ये पहले जो हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके भी PS यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी, इस पर आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें वरुण श्रीधर, तो वरुण श्रीधर कौन थे, ये अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही कि ये पेटीएम मनी के CEO बने हैं, पेटीएम मनी के CEO बने हैं। N श्रीनिवासन शिवरामन ये कौन है, ये ICRA जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसके MD और CEO बने हैं। और श्री KD त्रिपाठी ये जो भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। देखो ढेर सारी चीज़ें जो आप लोगों को ऑप्शन से भी पता चलती हैं, आप लोगों को वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होने चाहिए, आप लोगों के करंट अफेयर से जरूरी है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एज बीइंग इंडियन सिटीजन। सबसे पहला है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया रजिस्ट्रेशन BS4 व्हीकल का टिल फर्दर ऑर्डर के लिए, अगले ऑर्डर तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 31 मार्च के बाद, जो कि एक वित्तीय वर्ष का एंड होता है, उसके बाद जितने भी BS4 के जो इंजन हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो कि लॉकडाउन के दौरान बेचे गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। अभी इस समय तो इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन अभी इसकी कार्रवाई चल रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला है कि पानी में मर सकता है कोरोना वायरस, ये रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया है। इनका कहना ये है कि अगर पानी मतलब आपके जो हाथ हैं वो बार बार धोते रहेंगे तो उससे कोरोना वायरस का खतरा बहुत कम रहेगा, कि और पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना कम कोरोना वायरस आपके हाथों पर या फिर अगर ज़मीन पर या कहीं पर भी सरफेस पर बहुत कम रह पाएगा। तो ये दावा किया है रूसी वैज्ञानिकों ने। अगला है कि
अच्युत राव इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो देखो ये बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। इन्होंने बाल अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब बच्चों के साथ हो रहे शोषण हो, या फिर बच्चों के बाल विवाह हो रहा हो, या फिर बच्चों से श्रम कराया जा रहा हो, तो बहुत सारे मतलब बच्चों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। बहुत सारी मतलब इस तरीके से काम किए हैं सोशल वर्क के लिए, और अब इनका निधन हो गया। अगला है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने बोला है कि दूसरे देशों की तरह भारत भी कोरोना की वैक्सीन में काफी तेजी से लगा हुआ। इन्होंने बताया कि 7 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में वैक्सीन दे सकती हैं, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी होंगी, भारत में बनी हुई होंगी, और ये जल्द ही अपना रिजल्ट दिखाएंगी। कुछ के जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं ह्यूमंस पर भी, और कुछ का ऐसा है जो कि अभी अंडर प्रोसेसिंग है, और जल्द ही भारत को वैक्सीन मिल जाएगा। तो इनका कहना ये है। और भारत में आप लोगों को पता ही है कि 16 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, और डेली के डेली लगभग 50K प्लस डेली के डेली केसेस लगभग हम लोगों को देखने को मिले। तो आप लोग जितना रह सके उतना घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओके, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप लोग आने वाली सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए। वैसे मैं आप लोगों के लिए सुबह डेली 7 बजे वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग जरूर देख ले करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।